ओम शांति। माउंट आबू में आयोजित एक डायबिटीज़ नियंत्रण शिविर में आए हुए करीब 50 मरीजों को जब यह पूछा कि डायबिटीज़ क्या है, तो आश्चर्य की बात थी कि किसी को भी सही उत्तर का पता नहीं था कि सचमुच डायबिटीज़ क्या है। तो यह जानकारी सचमुच ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। आयुर्वेद में भी डायबिटीज़ का जिक्र है। करीब 7-8 प्रकार के मधुमेह का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। तब भले यह सही पता नहीं था कि यह क्यों होता है, परंतु आमतौर पर लोग जानते थे कि डायबिटीज़ के मरीज़ के पेशाब में ज़्यादा शुगर होती है, तो वह जहाँ भी पेशाब करता था वहाँ बहुत सारे कीटाणु इकट्ठे हो जाते थे। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की तो आखिरी में यह पता चला कि कुत्ते में जब स्वादुपिंड की ग्रंथि, पेट में जो पेनक्रियास की ग्रंथि है, उसको काट दिया गया तो उन्हें डायबिटीज़ हो गया, ब्लड शुगर उनकी बढ़ गई। इससे पता चला कि यह ग्रंथि महत्वपूर्ण है। आगे चलते चलते यह भी जानकारी मिली कि इस स्वादुपिंड की पूंछ में ऐसी कोशिकाएं हैं कि जो एक टापू की तरह, आइलैंड्स की तरह है, और वह कुछ रस निर्माण करती है कि जिसके कारण खून में शुगर कंट्रोल में रहती है। ऐसे ही जैसे जैसे अनुसंधान होते गए, लैंगरहन ने इस बात के बारे में पूरी जानकारी दी, इसीलिए इन कोशिकाओं को आइलैंड्स ऑफ लैंगरहन कहा गया है। और जब तक 1921 में इंसुलिन की शोध हुई, तब तक लोग यही मानते थे कि अगर डायबिटीज़ हुआ अर्थात कि हमारे शरीर का वजन कम होता जाएगा और आखिर हम मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। फ्रांस के प्रसिद्ध व्यक्ति थे H.G. वेल्स, उनको भी डायबिटीज़ हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब तो मरना ही है, क्यों न मैं खुशी से आनंद में मरूं। इसलिए वह फ्रांस के एक टापू पर जाकर के रहने लगे और खूब शराब पीते थे। सोचा कि बस अपने गम को मैं भूल जाऊं और आखिर मरना तो है ही, भल शराब का बुरा असर हो। परंतु उन दिनों ही इंसुलिन की शोध हुई और उनके एक मित्र ने उन्हें पत्र लिखा कि देखिए अभी यह नया इंजेक्शन निकला है, उसके द्वारा डायबिटीज़ बिल्कुल नियंत्रण में आ जाता है, आप वापस आइए। और H.G. वेल्स वापस आए और बहुत लंबा जिए। तो इंसुलिन की शोध ने डायबिटीज़ के मरीजों में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन ला दिया, उसे हम कंट्रोल में रख पाए। एक ये रोचक सी बात है कि इंसुलिन की शोध एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने की है, डॉक्टर बेंटिंग, और उनके स्टूडेंट थे डॉक्टर बेस्ट, कि जिन्हें भी प्रेरणा हुई, वह इस पर अनुसंधान कर रहे थे, उन्हें ये प्रेरणा हुई कि तुम इस पेनक्रियास की जो ग्रंथि है उसमें से निर्माण होने वाला एक्सट्रैक्ट या तो जो रस आदि निर्माण होते हैं उसके ऊपर अनुसंधान करो, तो तुम्हें सही दवाई का पता चल जाएगा। और जब अनुसंधान किए गए तो सचमुच ही इंसुलिन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और आज लोगों के जीवन में इस इंजेक्शन से बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो ये थोड़े से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अब हम फिर से पहले प्रश्न पर आते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। अगर डायबिटीज़ की परिभाषा देखनी हो तो डायबिटीज़ अर्थात कि खून में आवश्यकता से ज़्यादा शुगर का बढ़ जाना और उसके कारण जो सारे शरीर में खराबी निर्माण होती है, एक सिंड्रोम निर्माण होता है कि जिसमें अलग अलग समस्याएं होती है, उस सारे सिंड्रोम को डायबिटीज़ कहेंगे। अब हम यह भी थोड़ा सा विचार करें कि ये खून में शुगर बढ़ने की क्या बहुत बड़ी समस्या क्यों है, इसके कारण क्यों लोग इतना इसके बारे में चर्चा करते हैं, या तो शरीर पर यह बहुत ही बड़ी असर निर्माण होती है। तो खून में शुगर बढ़ती है, परंतु शरीर के अंगों को वह शुगर नहीं मिलती है कि जहां पर उसकी आवश्यकता है।
और क्योंकि शरीर के अंगों को वह शुगर नहीं मिलती है, इसके कारण समस्या निर्माण होती है। फिर से भी हम इस विषय की चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा यह देखें कि डायबिटीज होने के मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है डायबिटीज। जो अब तक हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, इससे हम कुछ नतीजे पर आ सकते हैं कि सचमुच डायबिटीज क्यों होता है। चाइना में डायबिटीज बहुत कम है, करीब 1-2% है, परंतु जो चाइना के लोग मॉरिशस में जाकर के रहे हैं और मॉरिशस की जीवन पद्धति को उन्होंने अपना लिया है, उनमें डायबिटीज का प्रमाण करीब 12% जितना है। ऐसे ही जापान में भी डायबिटीज कम है, परंतु जापान के लोग जो अमेरिका में जाकर के बसे हैं, तो वहाँ पर उन्हें डायबिटीज बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के लोग जो इंग्लैंड में जाकर के रहे हैं, उनमें भी डायबिटीज़ का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब से यह पता चलता है कि हमने जो मॉडर्नाइजेशन को जब अपना लिया, तो उससे जो जीवन में परिवर्तन आए, वह परिवर्तन डायबिटीज़ को निर्माण करने के लिए एक रूप से जिम्मेवार है। कौन से परिवर्तन? सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन के कारण हमारा जीवन बहुत फास्ट हुआ, तेजी से लोगों को काम करना पड़ता है, समय बहुत कम होता है, और यह जो फास्ट लाइफ हुई, वह फास्ट लाइफ के कारण एक तो तनाव निर्माण हुआ, और वह तनाव डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण है। और यह तनाव इसलिए भी निर्माण हुआ क्योंकि हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ गई। हम लोगों के साथ अपनी तुलना करने लगे, और अगर मेरे पड़ोसी के पास कुछ चीज़ें हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, मेरे पास नहीं है, तो हम डिस्टर्ब होते हैं, हम टेंशन में आते हैं। इसी प्रकार से लोकस ऑफ कंट्रोल भी इंटरनल होने के बदले अब एक्सटर्नल हो गया है। पहले व्यक्ति की आवश्यकताएं भी कम थी, वह अपने विचारों से ही अपने आप में संतुष्ट रहता था, परंतु अब हम बाह्य चीज़ों को देखते हैं, और बाह्य सुख सुविधा के साधन, प्रशंसा और बहुत सारी चीज़ें कि जो हमारे आंतरिक कंट्रोल में नहीं है, वह चीज़ें हमारे मन की अवस्था को कंट्रोल करने लगी है, और उसके कारण भी तनाव बढ़ा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वह वर्तमान जीवन पद्धति में आई है कि हमें एक्सरसाइज बहुत कम मिलती है। आज व्यक्ति घर से नीचे उतरता है, बस या तो गाड़ी के द्वारा ऑफिस में पहुंचता है, ऑफिस में सारा दिन बैठ कर के काम करता है, वैसे ही वापस वह घर आ जाता है, और क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं मिलती, इससे भी डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ा है। और आज बच्चे भी देखो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बच्चे कौन सी गेम खेलते हैं? आज के बच्चे वीडियो गेम खेलने लगे हैं। पहले हम जाकर के जिसमें दौड़ना पड़े, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, ऐसी और गेम्स खेलते थे कि जिसके कारण उन्हें बहुत एक्सरसाइज मिलती थी, परंतु अब एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे आहार में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि आज फास्ट फूड का ज़माना है कि भी जो चीज़ों को जल्दी ही हम बस तैयार मिल जाए और खा ले। फल, सब्जियां, वह नाम मात्र भी हम नहीं लेते हैं। तो यह फास्ट फूड से भी एक तो चर्बी शरीर में इकट्ठी होती है, और जब चर्बी ज़्यादा निर्माण होती है तो उससे भी डायबिटीज़ का प्रमाण है वह बढ़ा है। देखा गया है कि जिनका शरीर का वजन ज़्यादा है, आवश्यकता से 20% से ज़्यादा अगर उनके शरीर का वजन है, तो उनको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। और एक विशेष बात देखी गई है कि जिनका पेट आगे है, भले ऐसे तो वो दुबले पतले हैं, परंतु उनका सिर्फ पेट आगे आया हुआ है, तो ऐसे लोगों में भी वह जो पेट की चर्बी है वह शरीर के अंगों पर बुरा असर डालती है, और उससे भी डायबिटीज़ होने की संभावना है वह ज़्यादा देखी गई है। इसी प्रकार कि आज आहार में हम घी तेल का उपयोग बहुत करने लगे हैं। हम एक बार पंजाब में इस प्रकार के प्रवचन देने के लिए गए थे, और वहाँ के लोगों को कहा कि आपको घी नहीं खाना चाहिए,
घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रवचन पूरा होने के बाद एक सरदार जी खड़े हो गए और वो कहने लगे, हाँ डॉक्टर साहब आप सही कहते हैं, हम लोग घी खाते नहीं, हम तो घी पीते हैं। तो सही बात है कि पहले लोग घी सचमुच पीते थे, परंतु वो उनके लिए आवश्यक था। अगर वह घी नहीं पीते तो शायद बीमार हो जाते, क्योंकि वह सवेरे से खेत में जाकर के 6-7 घंटा मेहनत करते थे और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कैलोरी की, बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती थी और इसलिए उनको घी पीना जरूरी था। परंतु आज अगर वही हम जीवन पद्धति को अपनाए रखेंगे तो डायबिटीज़ होने की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसे ही फास्ट फूड से और एक बहुत बड़ी बात भी आई है कि आज हमें लगता है कि पैकेट्स में बहुत अच्छा फास्ट फूड मिल रहा है और उसी चिप्स या और सभी चीज़ों का हम उसको खाए, उसका सेवन करें, और उसमें पैकेट्स पर लिखा भी हुआ है होता है कि भी इसमें हमने 5 विटामिन्स ऐड किए हैं, परंतु वह एक गलत जानकारी है, सही जानकारी नहीं दी गई है। पहले तो उन्होंने इस प्रकार से उस फास्ट फूड को तैयार किया कि उसके सारे विटामिन जल गए, सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वह सब खत्म हो गए, और उसके बाद उसमें कुछ विटामिन्स ऐड कर दिए और पैकेट पर लिख दिया कि हमने इतने विटामिन, इतने एंटीऑक्सीडेंट इसमें डाले हैं। ये ऐसा उदाहरण है कि अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ और आप मेरा बटुआ चुरा लेते हैं, तो एक बार तो आपने मेरा बटुआ चुरा लिया, परंतु जब मैं बस में बैठता हूँ और कंडक्टर टिकट मांगने के लिए आता है, मैं अपना बटुआ ढूंढने लगता हूँ, बटुआ नहीं मिलता है, तो मैं चिंतित होता हूँ, दुखी होता हूँ। तो आप मुझे पीछे से कहते हैं कि लो भाई साहब 10 रुपये ले लो, आपके पास टिकट लेने के पैसे नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे पर बहुत बड़ी मेहरबानी की, परंतु वास्तव में मेहरबानी नहीं की है। पहले तो मेरा बटुआ चुरा लिया था और उसके बाद मुझे 10 रुपये दिए। तो ये फास्ट फूड में भी ऐसी ही बात होती है। वास्तव में जो घर में पकाया हुआ खाना है और वो भी सही रूप से अगर हम बनाते हैं, जिसकी भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे, तो जो आवश्यक विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स आदि है, वह उसी स्थिति में रहते हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो यह सभी मॉडर्नाइजेशन के मुख्य कारण हैं कि जो डायबिटीज़ को निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं। भल हेरिडिटी भी, कि अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर माँ बाप में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना करीब 25 से 30% रहती है, और अगर दोनों को, माँ और पिता दोनों को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना करीब 55 से 60% जितनी होती है। परंतु क्योंकि हेरिडिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने माँ बाप को पसंद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो मुख्य कारण हैं डायबिटीज़ होने के, वह सारे कारण हमारे कंट्रोल में है, और जितना उसे हम कंट्रोल करेंगे, बचपन से ही बच्चों को भी उसी प्रकार की जीवन पद्धति सिखाएंगे, तो उनको डायबिटीज़ होने की संभावना भी कम हो जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि भल हो सकता है कि मेरे पिता को भी डायबिटीज़ था तो मुझे डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, परंतु अगर मैं नियमित सही जीवन प्रणाली को अपनाता हूँ तो वह जीन्स का जो मैनिफेस्टेशन है, जीन्स जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, उस प्रभाव को मैं कम कर सकता हूँ। और अगर मैं सही जीवन प्रणाली को न अपनाऊँ तो हो सकता है कि 35 या 40 साल में मुझे डायबिटीज़ हो जाता, परंतु क्योंकि मेरी जीवन प्रणाली सही है तो मुझे 60 या 70 साल में डायबिटीज़ होगा। तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसीलिए बच्चों को भी यह जानकारी देनी चाहिए। और मैं तो यह कहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी आप इन प्रवचनों को जरूर सुनिए, क्योंकि इससे एक बहुत आवश्यक चीज़ भविष्य में होने वाली है, उससे आप बच सकेंगे। जब मैं 1978 में सेकेंड MBBS में पढ़ता था तो तब करीब 1000 एडल्ट जो 25 साल से बड़ी आयु वाले लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को डायबिटीज़ होता था। और इन दिनों किताबों में भी डायबिटीज़ के बारे में बस 1-2 पेज ही होते थे, ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी।
और एक बार पता चला कि हॉस्पिटल के एक वार्ड में डायबिटीज़ का मरीज है, वह दाखिल हुआ है, तो सारे विद्यार्थी वहाँ भाग करके गए कि अरे ये नया किस्सा आया है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि डायबिटीज़ में क्या क्या चिन्ह होते हैं, पता कैसे पड़े कि इनको डायबिटीज़ है। और 10 साल के बाद करीब 1990 में 100 एडल्ट में से एक को डायबिटीज़ हो गया। और अभी 2002 में हम देखते हैं कि करीब 10 एडल्ट में से एक को डायबिटीज़ है। विश्व स्वास्थ्य संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले 25 सालों में भारत में हर 3 व्यक्ति में से एक को डायबिटीज़ होगा। तो हर परिवार में 1 या 2 व्यक्ति को डायबिटीज़ होगा। इसलिए हरेक के लिए जो जानकारी इन प्रवचनों में दी जा रही है वह बहुत ही आवश्यक है, और उससे आप अपने स्वास्थ्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। अब इस बात पर हम थोड़ा सा और गहराई से विचार करें कि डायबिटीज़ में क्या क्या समस्याएं होती है, उसके क्या चिन्ह होते हैं। आमतौर पर कई लंबे समय तक डायबिटीज़ के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। इसीलिए भारत में यह देखा गया है कि जब पहली बार आपको कोई बीमारी होती है, आपका ऑपरेशन करना पड़ता है, पैरों में कहीं पर अल्सर हो गया है, और ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप रक्त की जांच कराइए, और तब पता चलता है कि आपके रक्त में शुगर बहुत ही ज़्यादा है। तो वास्तव में यह जो रक्त में शुगर है वह कम से कम 5-6 सालों से अधिक थी, परंतु आपको पता ही नहीं था। जब यह चेकिंग कराई गई तब आपको पता चला, अर्थात कि इसके कोई चिन्ह कहीं बार दिखाई नहीं देते हैं। परंतु सामान्य रूप से डायबिटीज़ में क्या चिन्ह दिखाई देते हैं, और हम थोड़े से उदाहरणों के द्वारा यह देखें कि कौन से चिन्ह हो सकते हैं। जो बात मैंने पहले भी समझाई है कि डायबिटीज़ में जब खून में शुगर बढ़ जाती है और शरीर के अंगों को शुगर नहीं मिलती है, जब शरीर के अंगों को शुगर नहीं मिलती है जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, तो वह उसकी मांग करते हैं कि हमें शक्ति चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और इसके कारण व्यक्ति को जोरों से भूख लगती है, क्योंकि वह कुछ खाएगा तो उसे शक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले डायबिटीज़ के मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। दूसरी बात कि भले वह ज़्यादा खाता है, क्योंकि खून में तो शुगर ज़्यादा है तो वह खाता तो ज़्यादा है, परंतु फिर भी शरीर के अंगों को वह शुगर नहीं मिलती है, और शरीर के अंगों को जब वह शुगर नहीं मिलती है तो उसका वजन आखिर कम होता जाता है, क्योंकि जो शक्ति का निर्माण होना चाहिए वह शक्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए दूसरी बात है कि डायबिटीज़ के मरीज़ ज़्यादा खाते हैं फिर भी उनका शरीर का वजन है वह कम होता जाता है। तीसरी बात कि जब खून में शुगर बढ़ गई तो किडनी यह कोशिश करती है कि रक्त में जो ज़्यादा शुगर है उसको शरीर के बाहर फेंक दिया जाए। तो जब किडनी कोशिश करती है उस शुगर को शरीर के बाहर फेंकने की, तो सिर्फ शुगर शरीर के बाहर नहीं जा सकती है, उसके साथ साथ पानी भी निकल जाता है, और जब पानी अधिक निकलता है तो व्यक्ति को ज़्यादा पेशाब होता है। शुरू में तो उसे बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, कुछ वर्षों के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे पेशाब होता है, और जब खून से शुगर और पानी ज़्यादा शरीर के बाहर निकल गया तो उसे प्यास भी लगती है, क्योंकि खून में पानी की मात्रा कम हो गई। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों को प्यास भी बहुत ही ज़्यादा लगती है। और जो मुख्य लक्षण है कि कहीं पर भी अगर चोट लग जाए तो क्योंकि खून में ज़्यादा शुगर है तो सभी बैक्टीरिया, वायरसेस आदि वहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाते, पस बन सकता है, या तो कहीं पर अल्सर होने से या चोट लगने से वह ठीक हो जाता है, वह हील हो जाता है। वह हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी समय लग सकता है, पर सबको ऐसा नहीं होता। ये भी एक गलत फहमी है। कहीं डायबिटीज़ के पेशेंट कहते हैं कि क्योंकि हमें कहीं चोट लगती हो तो ठीक हो जाती, अर्थात हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में है। ऐसी बात नहीं।
60% का हीलिंग प्रोसेस ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी और जो खराबियां हैं और खराबियां तो उनके शरीर में हो ही रही है। साथ साथ उन्हें पेशाब के हिस्से में और हिस्सों में भी इन्फेक्शन की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। और जो कुछ चिन्ह निर्माण होते हैं उसको हम दूसरे एक उदाहरण से देखेंगे कि व्यक्ति को कमजोरी लगती है, शक्ति का एहसास नहीं होता। डायबिटीज़ क्या है? अगर आपके शहर में कहीं पर ओवर ब्रिज बन रहा है और वह ओवर ब्रिज के लिए कोई फैक्ट्री से सीमेंट आता है, परंतु वह फैक्ट्री में अगर हड़ताल हो जाए, स्ट्राइक हो जाए और वहाँ पर सीमेंट नहीं बने तो क्या होगा? फिर भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वह पुल को तो बनाएगा, वह ब्रिज बनाएगा, परंतु वह सीमेंट में मिलावट कर देगा, मट्टी डाल देगा और कुछ मिलावट करेगा, तो जो ब्रिज है वह कमज़ोर बनेगा। ऐसे ही जब हमारे शरीर में भी ठीक प्रकार से ग्लूकोज, शुगर और जो आवश्यक चीज़ें वह नहीं मिलती है, तो जो शरीर के अंग है उनमें भी कमज़ोरी आने लगती है। और कुछ इस प्रकार के भी चिन्ह होते हैं कि जिसको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, कि जो आपके खून में शुगर बढ़ी है, वह शुगर बढ़ने के कारण जो दूसरी समस्याएं निर्माण होती है और वह समस्याएं अलग अलग प्रकार के चिन्ह निर्माण करती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां निर्माण करती है। इसकी भी हम आगे चल कर के चर्चा करेंगे कि हमें पूरा पता चल जाए। थोड़ा सा पहले हम यह देख ले कि खून में जो शुगर है वह कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब मैं प्रवचन देने के लिए जाता हूं तो बहुत सारे मरीज इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमको बताइए कि हमारा रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। परंतु मैं समझता हूं कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको स्वयं पता होना चाहिए कि खून में कितनी शुगर होना सचमुच सही है या मुझे कितना कंट्रोल में रखना है। आप दो प्रकार से खून में टेस्टिंग करते हैं। एक तो सवेरे सवेरे खाली पेट, करीब 7-8 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं और जो आप खाली पेट खून में शुगर को चेक करते हैं, और दूसरा भोजन करने के करीब 2 घंटे के बाद जो आप ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं। तो यह दोनों की मात्रा हमें जाननी चाहिए। जो फास्टिंग शुगर है वह कम से कम आप 125 से कम जरूर रखिए। बल आमतौर पर लेबोरेटरी में आप देखते हैं कि जो आपको रिपोर्ट मिलता है उसमें लिखा होता है कि भाई 110 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु अभी जो नए अनुसंधान हुए हैं उसमें यह पता चला है, जिसे कहते हैं कि यह स्वीकार करने योग्य लिमिट है, कि करीब 125 से आप कम रखते हैं तो भी वह ठीक है, और जो 2 घंटे के बाद आप टेस्टिंग करते हैं वह 180 से कम होनी चाहिए, और बहुत कम भी ना हो जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, परंतु ये लिमिट्स को अगर आप एक बार जान लेते हैं तो अपने आप अपने रिपोर्ट्स को देख पाएंगे। और दोनों इम्पॉर्टेंट है। खाली पेट जो आप ब्लड शुगर करते हैं वह भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह बढ़ गई तो रात भर करीब 5-6 घंटे तक वह ब्लड शुगर आपकी बढ़ी रही और वह भी हानिकारक है। ओम शांति।